हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 11 के पार्ट 3 विषय रसायन विज्ञान में पढ़ने जा रहे हैं तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण में हम मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी उसके बारे में पढ़ेंगे या उससे पहले जो नियम थे उनके बारे में पढ़ेंगे। पिछले चैप्टर में जो हमारा चैप्टर था उसमें हमने पढ़ा था कि तत्वों का जो परमाणु संरचना है वो किस प्रकार से व्यवस्थित होती है। तो आवर्त सारणी की अगर बात करें तो सबसे पहले मेंडलीव ने आवर्त सारणी को प्रदर्शित किया था, जिसमें उन्होंने 56 तत्वों को लेकर के आवर्त सारणी की व्यवस्था की और एक नियम दिया जिसे कहते हैं मेंडलीव का आवर्त नियम। इस नियम के अकॉर्डिंग था, यानी कि मेंडलीव ने जो आवर्त नियम बताया उस नियम के अनुसार जो उन्होंने तत्वों को रखा, ये जो तत्व व्यवस्थित किए उन्हें उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन के रूप में रखा, यानी कि परमाणु भार पर ही उनकी व्यवस्था क्या थी, डिपेंड थी। जो अब आधुनिक नियम आया, इसके नियम के अनुसार जो आधुनिक नियम था, इस नियम ने इसको कहते हैं आधुनिक आवर्त नियम। क्या कहते हैं इसे? आधुनिक आवर्त नियम। और इस नियम के अनुसार जो तत्व हैं वो किस पे डिपेंड करेंगे? परमाणु क्रमांक के। यानी कि जो हमारा मेंडलीव का आवर्त नियम था, जो तत्व होते हैं वो किसके ऊपर निर्भर रहते हैं? तत्व निर्भर रहते हैं परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं। इसके बाद जो हमारा आधुनिक आवर्त नियम है, इसमें जो तत्व हैं वो परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होंगे, परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। अब बात करते हैं आवर्त सारणी की। तो जो हमारे मेंडलीव थे, इन्होंने आवर्त सारणी को दिया तो इसमें इन्होंने 56 तत्वों को प्रयोग किया और इन तत्वों को परमाणु भार के अनुसार व्यवस्थित कर लिया। और परमाणु भार के अनुसार व्यवस्थित करने के बाद इन्होंने इस आवर्त सारणी में बीच बीच में कोई जगह खाली छोड़ दी, जिसके अनुसार व्यवस्थित करने के बाद अब इनकी जो आधुनिक आवर्त सारणी थी, जो आवर्त सारणी इन्होंने बनाई, उसे संशोधन करने के लिए एक साइंटिस्ट थे मोजले। उन्होंने अपनी आवर्त सारणी को प्रदर्शित किया, यानी कि मेंडलीव की आवर्त सारणी के आधार पर। तो मोजले ने भी, जो मोजले की आवर्त सारणी थी वो परमाणु क्रमांक के आधार पर बनी हुई थी, यानी कि जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी उससे संशोधन करके उन्होंने बनाया। तो जो हमारी आवर्त सारणी है उसकी कुछ विशेषताएं हैं, वो बता रहा हूं मैं। पहली विशेषता ये है कि जो आवर्त सारणी है उसमें तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के अनुसार व्यवस्थित किया गया है, परमाणु क्रमांकों के अनुसार व्यवस्थित किया गया है। दूसरा, बात करते हैं कि हमारी आवर्त सारणी जो है इसमें 18 खड़े कॉलम होते हैं। जिस प्रकार से ये आवर्त सारणी है इसमें 18 कॉलम है, 1 2 3 4 5, इस तरीके से हमारे पास 18 कॉलम आएंगे जिन्हें इस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। 18 स्तंभ कह दो या खड़े कॉलम कह दो, जो इस तरीके से हैं। फर्स्ट ए, सेकंड ए, फिर आएगा यहाँ से थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स बी, सेवेंथ बी और 8 समूह, जिसमें 3 खड़े कॉलम आएंगे। इसके बाद आ जाता है थर्ड ए, फिर आता है यहाँ से फोर्थ ए, फिर आएगा फिफ्थ ए, फिर आएगा 6A, फिर 7th ए और लास्ट में 8वां समूह आता है इसका भी। तो इस प्रकार से 18 समूह हमें देखने को मिलते हैं। इन खड़े कॉलम को समूह भी कहेंगे और वर्ग भी कहेंगे। इसके बाद आवर्त सारणी में क्षैतिज अवस्था में 7 आवर्त होते हैं। क्षैतिज अवस्था में कितने आवर्त होते हैं? 7 आवर्त होते हैं। देखिएगा, मैं बता रहा हूं इधर ध्यान से। आवर्त सारणी में जो एक खड़े कॉलम है ये क्या कहलाएंगे? वर्ग कहलाएंगे। लेकिन जो हमारे क्षैतिज हैं वो क्या कहलाएंगे? आवर्त। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 आवर्त हैं और 18 खड़े कॉलम हैं। तो ये जो पहला और दूसरा आवर्त है, पहले आवर्त में देखिएगा 1 और एक इधर 2 तत्व हैं। इसके बाद दूसरे आवर्त में 2 और यहां से आएंगे कितने हमारे पास? 6। तो इस तरीके से 8 तत्व होने के बाद इन 2 तत्वों को हम कहेंगे लघु आवर्त कहेंगे।
लघु आवर्त के बाद अब देखिएगा जो तत्व है हमारे, इन्हें 4 खंडों में बांटा गया है। चौथा, 4 खंड हैं, कौन कौन से मैं बता रहा हूं, 4 खंड S P D F, यानी कि 4 खंड हैं, या इन्हें ब्लॉक कह सकते हैं। S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक। जो हमारा S ब्लॉक है उसमें आते हैं 2 वर्ग, यानी कि पहला फर्स्ट A वाला और सेकंड A वाला। जिन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम करते हैं, तो इन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन S उपकोष में प्रवेश करता है और इनकी बाहरी कक्षा में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसे हम फर्स्ट ए और सेकंड ए में इसी अनुरूप रख देते हैं। इसे रखने के कारण ये S उपकोष बनाता है। बात करते हैं P उपकोष की, तो मैं आवर्त सारणी में आपको दिखा दूं जो S उपकोष है वो हमारा कौन सा है। ये फर्स्ट ए और सेकंड ए, यानी कि ये दोनों जो तत्व आवर्त हैं, ये वर्ग हैं सॉरी, इन दोनों वर्गों को हम कहेंगे S ब्लॉक। इसके बाद यहाँ से P ब्लॉक शुरू यहाँ से होता है, यानी थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स ए, सेवेंथ ए और 8वां समूह, ये जो 6 वर्ग हैं, इन 6 वर्ग को हम P ब्लॉक के तत्व कहेंगे। इसके बाद में आता है D ब्लॉक, यानी थर्ड बी से सेकंड बी तक, यहां से जब हम चलेंगे और यहां तक, ये वाले जो हमारे बीच में वर्ग हैं, इन वर्ग को कहेंगे D ब्लॉक के तत्व। और इसके बाद यहीं पे आता है F ब्लॉक, जो नीचे क्षैतिज अवस्था में 2 हैं, इन्हें F ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ये वाला जो वर्ग है, ये जो आवर्त है, इसे हम F ब्लॉक के फर्स्ट वाले को कहेंगे लैंथेनाइड, दूसरे वाले को कहेंगे एक्टिनाइड, क्योंकि ये छठे आवर्त के लैंथेनाइड से और 7वें आवर्त के एक्टिनाइड से ही निकल के बने होते हैं, और प्रत्येक में 14 तत्व होते हैं। इनका 5वां देखिएगा, इनका जो सरल विभाजन होता है तत्वों का या इलेक्ट्रॉन्स का, तो वो इस रूप में होता है 2, 8, 8, 18, 18, 32 तथा 32। इस क्रम में वर्ग में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। यानी पहले वर्ग में कितने होंगे, 2, दूसरे में कितने होंगे, 8, तीसरे में फिर कितने होंगे, 8, चौथे में 18। इस तरीके से पूरी आवर्त सारणी में अब तक कितने तत्व ज्ञात हैं, 118। उसी के अनुसार ये व्यवस्था की गई है। अब इसमें बात आती है कि S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक। मैं आपको बता दूं, अभी S ब्लॉक के बारे में मैंने बताया कि जिन तत्वों का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो अंतिम इलेक्ट्रॉन S उपकोष में जाता है, उन्हें S ब्लॉक के तत्व कहेंगे। इस ब्लॉक में हमारे पास 2 वर्ग हैं, पहला S वाला फर्स्ट ए और सेकंड ए। इसमें हाइड्रोजन को छोड़कर सभी धातु के रूप में पाए जाते हैं और सभी अपना इलेक्ट्रॉन त्याग कर देते हैं। तो फर्स्ट ए में आते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। सेकंड ए में आते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम और रेडियम। यहां से 2 हमारे पास वर्ग हुए। बात करते हैं P ब्लॉक की, तो P ब्लॉक में हमारे पास 6 वर्ग हैं और पहला वर्ग है थर्ड ए वाले की बात करेंगे तो जो हमारा पहला तत्व है इसका बोरॉन, फिर इसके बाद आता है एल्यूमिनियम, फिर आता है गैलियम, फिर इंडियम, इसके बाद थैलियम और इसके बाद आता है नियोनियम। यहां से हमारे पास तत्व आने के बाद बात करते हैं फोर्थ ए की, जो P ब्लॉक का एलिमेंट है। P ब्लॉक के एलिमेंट में क्या होगा, अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, P उपकोष में। तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड और फिल्वेरियम। इसके बाद फिफ्थ है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी जिसे Sb से शो करेंगे, बिस्मथ और मॉस्कोबियम। इसके बाद 6 में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, इस तरीके से आते हैं। फिर 7th तत्व जो है इसे हम हैलोजन तत्व भी कहते हैं। हैलोजन का मतलब होता है, हैलो का मतलब है समुद्र या जल, और जन का मतलब है उत्पन्न होना, यानी कि जो समुद्री जल या जल से उत्पन्न होते हैं उन्हें हैलोजन तत्व कहते हैं। इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये एस्टेटाइन आते हैं। इन्हें हैलोजन परिवार के तत्व कहते हैं और इन्हें कैपिटल X से भी प्रदर्शित करते हैं। अगर कहीं पर हमें हैलोजन मिले तो वहां पर हम X को भी शो कर सकते हैं, जहां पर इस वर्ग के तत्वों को रखा जा सकता है। 8वां समूह कहेंगे या शून्य समूह कहेंगे। इसमें जितने भी तत्व होंगे सब गैस के रूप में पाए जाते हैं
और ये अपना अष्टक पूर्ण होने की वजह से, यानी कि जो संयोजी कोष है वो इनका क्या होता है, पूर्ण होता है। और पूर्ण होने के कारण इन्हें कहाँ रखा गया है, 8वें समूह में या शून्य समूह में रखा गया है। तो हीलियम की अगर बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम करते हैं, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 2 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो पहले कक्षा के दूसरे उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। सिर्फ हीलियम ही ऐसा तत्व है इस वर्ग का जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में जाएगा। तो हीलियम को छोड़कर जितने भी तत्व हैं सबका अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, पी उपकोष में जाता है, इसलिए इन्हें पी ब्लॉक में रखा गया है। बात करते हैं पी ब्लॉक में इन्हें रखने का कारण, तो ये अक्रिय होते हैं। क्यों? क्योंकि जब इनकी बाह्य कक्षा पूरी है, संयोजी कोष पूरा है, तो कोई इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान नहीं करते, तो ये अक्रिय होते हैं। और इसमें रखे गए तत्व हैं हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडॉन। इस तरीके से आवर्त सारणी के एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्व हैं। एस ब्लॉक की एक जानकारी और आपको दे रहा हूं, जो एस ब्लॉक का फर्स्ट समूह है, इस समूह को हम बोलते हैं क्षारीय धातु। दूसरा अगर हम बात करें सेकंड डे की, तो इसे क्षारीय मृदा धातु बोलते हैं। अब डी ब्लॉक की बात करते हैं, तो डी ब्लॉक जो तत्व हैं वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में पाए जाते हैं। और ये सभी क्या होते हैं, धातुएं होती हैं। जब ये धातु हैं, और इन तत्वों को हम संक्रमण तत्व भी कहते हैं, क्योंकि जो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो बाह्य कक्षा के पूर्ण होने, एस उपकोष के पूर्ण होने से पहले उसका डी उपकोष अधूरा होता है। जैसे अगर बात करें n-1 डी, यहां से आएगा 0 to 10 और ns2, इस तरीके से इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। यानी कि इनकी जो बाह्य कक्षा है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो s का पूरा होगा, लेकिन उससे पहले वाला डी क्या होता है, खाली। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दिखाऊं तो हमारे पास स्कैंडियम है जिसका इलेक्ट्रॉन परमाणु क्रमांक होता है 21। तो देखिएगा 21 स्कैंडियम का है, तो 1s2 यानी कि पहली कक्षा के एस उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2, कॉमा दूसरी कक्षा का एस उपकोष, दूसरी का पी उपकोष, यानी कि पहले में 2, इसमें 6, 8 हो गए। इसी क्रम में हम चलेंगे, ठीक है। इसके बाद तीसरी कक्षा का एस उपकोष और तीसरी का ही पी आ जाएगा, तो इसमें 2, इसमें 6 और तीसरी का डी खाली रहेगा। यहाँ से 4s हो जाएगा 2। क्यों हमने डी यहाँ पर क्यों खाली छोड़ा है, क्योंकि हमने पढ़ा था आप-बाऊ का नियम। आप-बाऊ का नियम कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, उपकोष में भरते हैं, तो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर भरा जाता है। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d, 4s2, यहाँ तक अगर काउंट करें तो 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 4, 6 10, 2 12, 6 18, 2 20, और डी वाले में कितना आ जाएगा, 21। तो अगर बात करें इतने की, तो इसे हम इस प्रकार से भी प्रदर्शित कर सकते हैं जैसे कि ये प्रदर्शित हो रहा है। यानी कि ns2 यानी कि 4s2, यहाँ से आएगा 3d1 यानी कि 4 - 1d 0 to 10, यानी यहाँ पर 0 से लेकर 10 तक के इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं। इनका बाह्य कोष से पहले का डी कोष खाली होने के कारण इन्हें संक्रमण तत्व कहेंगे। और ये सभी कैसे हैं, धातु हैं। बात करते हैं एफ ब्लॉक की। एफ ब्लॉक में 2 हैं। यहाँ से लैंथेनम यानी कि जो 3rd वी का एक 6 आवर्त में क्या है, एक एलिमेंट है, तत्व है। यहीं से एक सीरीज निकलती है लैंथेनाइड, जो 57 से लेके 71 जिनका परमाणु क्रमांक है। पहला लैंथेनियम है और दूसरा है ल्यूटेटियम। अगर यहाँ तक बात करें तो 14 तत्व आते हैं और इनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो एफ उपकोष में प्रवेश करता है, ठीक है। दूसरा एक्टिव, इन्हें इसलिए लैंथेनाइड भी कहेंगे। और लैंथेनाइड की बात ये है, मैं आपको यहाँ बता दूं, लैंथेनाइड में अंतिम इलेक्ट्रॉन जाएगा 4f में। किसमें, 4f में। बात करते हैं एक्टिनाइड की, तो एक्टिनम जो है यहाँ पर 3rd वी का 7th आवर्त में एक्टिनम तत्व है। यहाँ से एक हमारी श्रेणी निकलेगी जिसे कहेंगे एक्टिनाइड श्रेणी। क्या कहेंगे, एक्टिनाइड। इसमें भी 14 तत्व होंगे, मैं आपको बता रहा हूं, देखिएगा। एक्टिनाइड में भी कितने तत्व होंगे, 14, और इसी में भी 14 तत्व होंगे। लेकिन इनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन जाएगा वो किस में जाएगा, 5f में जाएगा। जैसे यहाँ से एक्टिनाइड की बात करेंगे हम, तो 89 से लेकर 103 तक यानी कि लोरेंसियम तक बात करें तो यहाँ से 14 तत्व आते हैं और इन्हें एक्टिनाइड तत्व कहते हैं। 5f में आएगा।
बात करते हैं, एक नियम है, मैंने बताया आपको मेंडलीफ आवर्त नियम और आधुनिक आवर्त नियम। इसके बाद हम पढ़ेंगे एक होता है विकर्ण संबंध। देखिएगा विकर्ण संबंध क्या है। यहां से विकर्ण संबंध जब हमने मैथमेटिक्स कभी बचपन में पढ़ी हो, 5वीं क्लास में, 6ठी क्लास में या 10th में, 9th में, या जो हम फर्स्ट ईयर इंटर में पढ़ रहे हैं, तो एक वर्ड मिलता है हमें विकर्ण। तो भाई विकर्ण होता क्या है पहले समझ लो। विकर्ण की बात करें तो हमारे पास ये कोई वर्ग है, क्या है वर्ग, ये तो इसकी क्या कहलाएगी भुजा, और ये क्या कहलाएगा इसका कोण, यही तो कहलाएगा ना। अब अगर बात करें इस वाली लाइन को हम मिला दें तो ये कहलाएगा इसका विकर्ण, या ये भी इसका क्या कहलाएगा विकर्ण, ये विकर्ण हो गया। तो देखो विकर्ण संबंध का मतलब क्या है, जो हमारे पास आवर्त है यानी कि द्वितीय आवर्त, क्या है द्वितीय आवर्त है, इसके द्वितीय आवर्त के जो तत्व होते हैं वो तृतीय आवर्त से क्या रखेंगे विकर्ण संबंध दिखाएंगे। देखो मैं आपको दिखा रहा हूं द्वितीय आवर्त। अगर इसकी बात करें तो यहां से कौन कौन से तत्व आएंगे, लिथियम ये ले गया, बेरिलियम ये है, इसके बाद आता है बोरॉन, फिर आता है कार्बन, ठीक है। इसके बाद तृतीय आवर्त हम देखते हैं, तृतीय आवर्त। तो देखो तृतीय आवर्त में कौन कौन से तत्व आएंगे, यहां से सोडियम, मैग्नीशियम, और इसके बाद आएगा यहां से क्या एल्यूमिनियम, और यहां से आएगा सिलिकॉन। तो ये जो तत्व हैं इस तरीके से विकर्ण संबंध प्रदर्शित करते हैं। यानी कि विकर्ण संबंध किसे कहेंगे कि द्वितीय आवर्त के जो तत्व होते हैं वो तृतीय आवर्त के तत्वों के साथ कुछ समानता प्रदर्शित करते हैं जो इनके विकर्ण पर उपस्थित होते हैं। तो इस संबंध को हम कहते हैं विकर्ण संबंध, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, हमारे पास आता है सेतु तत्व। क्या आता है सेतु तत्व। तो भाई सेतु का मतलब क्या होता है, सेतु का मतलब होता है भैया पुल बनाना। जो पुल बनाएंगे तो तृतीय आवर्त में जो तत्व उपस्थित होंगे अपने से नीचे के तत्वों के साथ सेतु का निर्माण करते हैं, वो सेतु तत्व कहलाएंगे। इसके बाद हम बात करें, हमारे पास जो ये तत्वों की आवर्त सारणी है इसमें धातु, अधातु और उपधातु में इसे डिवाइड किया गया है। इसमें उपधातु के लिए अगर बात करें यहां से हम थर्ड ए से, तो ये जितनी ये लाइन है ये ग्रीन वाली अगर बात करें हम तो यहां से उपधातु का रूप में आएगी, ये इस तरीके से तिरछी लाइन के रूप में। मैं आपको दिखा रहा हूं यहां से, ये तिरछी लाइन जो बन रही है ये वाली, ये पूरी उपधातु के रूप में यहां से शो होती है। इसके बाद यहां से जो ये पर्पल कलर, ये बैगनी कलर की जो लाइन बन रहा है तत्व, ये सब क्या है अधातु के रूप में यूज होते हैं। और जो यहां से ऑरेंज कलर है ये सब क्या है गैस के रूप में शो होती हैं। अब बात करें धातु की, तो ये सब धातुएं हैं। क्या है ये सब धातुएं हैं, और धातुएं होने के साथ इसमें आवर्त सारणी में 3 तत्व यानी 2 तत्व की अगर हम बात करें, ब्रोमीन तो ये भी लिक्विड अवस्था में है, और जो मरकरी यानी कि पारा है वो हमारी एक ऐसी ठोस धातु है जो किस रूप में पाई जाती है, एक तरीके से तरल रूप में पाई जाती है। अपने स्वाध्याय के अनुसार अब यहां से आवर्त सारणी को हमें घर पर अध्ययन करना है, जो आपको आगे पढ़ने में सहायता प्रदान करेगी। इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमें परमाणु क्रमांक, तत्वों के नाम और उनके आवर्त और उनके वर्ग याद होने चाहिए, और तत्व में किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, या कौन सा तत्व किस ब्लॉक का है, किस वर्ग ग्रुप का है, नहीं एस ब्लॉक का है, पी का है या डी का है, ये आपको स्टडी करना है। और इसे ध्यान से रखते हुए एक बार पढ़ लेंगे। धन्यवाद।